वेलकम टू जादुई जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने आ गया हूँ अब सर के पास, चिराग सर के पास। सर कुछ सवालों लेकर के आया हूँ मैं। 10 सवालें हैं हमारे जमुई से रिलेटेड। जी। सबसे पहले आपका दौरा कैसा चल रहा है सर, आज कल का और आज का मिला के? खैर दौरा तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, आप देख ही रहे हैं रिस्पांस कि सेम मिल रहा है जैसा कि आपको पहले मिल रहा था? सारी जगह, बल्कि ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अब हर बीतते दिन के साथ रिस्पांस और बेहतर होता जा रहा है। जन सैलाब और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और यकीनन मतलब पहले से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग अब साथ में जोड़ रहे हैं। और उसका कारण भी है कि जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट से बिहार के विकास की बात करता है, तो वो एक कारण है जिसकी वजह से लोग साथ में मजबूती से जुड़ रहे हैं। टोटल हम 10 सवाल स्टार्ट करते हैं अपना। सर अभी जमुई स्टेशन में एक एलईडी जो होता है जिसमें कि बॉगी नंबर बताता है, S1 S12 जो भी है, वो नहीं लगने के कारण अभी क्या होता है कि लोग एक साइड से दूसरे साइड दौड़ते हैं बॉगी, क्योंकि बॉगी नंबर पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली लगेगा किस जगह पे। तो ये बहुत बड़ा इशू है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा अगर दानापुर रेल मंडल की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेशन से यहाँ लोग चढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है जो आपके कार्य क्षेत्र में आएगा। नहीं, बिल्कुल इसके लिए रेल विभाग के संपर्क में हम लोग हैं। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि बहुत जल्द ये यहाँ पर लग जाना चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी आजकल स्टेशंस पे लगभग मैंडेटरी ही होता जा रहा है कि इसका लगना। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द इसको लग जाना चाहिए ये। झाझा में लगा हुआ है बट वहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, मतलब वो अच्छा, जस्ट। झाझा में अपडेट नहीं हो रहा कि जानकारी मुझे आप ही से ही मिली है। उसको भी चेक करवा लिया जाएगा, उसको भी चेक करवा लिया जाएगा। सर अभी रिसेंटली कल ही मैं गया था सदर हॉस्पिटल में, वहाँ पे अभी डॉक्टर नहीं है आपको हड्डी का एक भी। तो जमुई ज़िले में के सदर अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं है हड्डी का। अगर अभी किसी का हाथ टूट जाता है जो पे नहीं कर सकता है प्राइवेट में, वो कहाँ जाएगा? ये कई बार हम लोगों ने इस विषय को भी हम लोगों ने उठाया है, यहाँ पे दिशा की बैठकों में भी हम लोगों ने इस विषय को उठाया है, क्योंकि स्वास्थ्य पूर्णतः राज्य सरकार का विषय आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। हम लोग की चिंता ये रही है कि डॉक्टर्स की उपलब्धता उस अनुपात नहीं है जो होनी चाहिए। और ये जो विषय आप कह रहे हैं ये पूरी तरीके से सत्य है। और ये सिर्फ हड्डियों के डॉक्टर की ही बात नहीं है, अगर आप बाकी स्वास्थ्य केंद्रों में भी अगर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स का जो रोस्टर बना होता है उसके अनुपात वहाँ पर डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते। हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री जी के भी संज्ञान में इस विषय को दिया। यहाँ पर दिशा की बैठकों में कई बार जब सीएस मौजूद होते हैं उनके समक्ष भी हम लोगों ने इस विषय को हम लोगों ने रखा है। बहरहाल, जैसा मैंने कहा कि ये पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत आता है ये विषय। और राज्य सरकार का कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर उदासीन रवैया देखने को हर बार मिला है। हम लोगों ने तो यहाँ तक भी शिकायत की है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे अधिकांश स्वास्थ्य केंद्रों में ना बीपी की मशीन होती है, थर्मामीटर तक भी वहाँ पे कई बार उपलब्ध नहीं होता। तो ये तमाम समस्याएं ज़रूर हैं। उम्मीद करता हूँ कि राज्य सरकार इस पर कभी तत्परता दिखाए। सर इसी से जुड़ा है ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पे लग रहा है। 15 अगस्त को ही बात हुई थी कि चालू हो जाएगा सब, लेकिन आज 22 सितंबर 23 सितंबर हो गया है। देखिए, जल्द चालू हो जाना चाहिए। मुझे संतुष्टि इस बात की है कि कम से कम ऑक्सीजन प्लांट हम लोग यहाँ पर देने में हम लोग कामयाब रहे। उसको शुरू करने में ज़रूर शुरुआती दिनों में कुछ बाधाएं सामने आ रही थी, जिस पर हम लोगों ने चर्चा भी की थी। बट अब उम्मीद है, विश्वास है कि जल्द वो भी चालू हो जाना चाहिए। सर मेन मेडिकल कॉलेज का है, मेडिकल कॉलेज का क्या स्टेटस है? मेडिकल कॉलेज में देखिए, मेरी भूमिका मेडिकल कॉलेज को लाने में जहाँ तक थी, केंद्र सरकार से बातचीत कर कर, और उस वक्त जब 5 मेडिकल कॉलेजेस देने की जब बात हुई थी, तो मुझे खुशी है कि उस वक्त हम लोग जमुई में हम लोग मेडिकल कॉलेज लेकर आने में हम लोग सफल रहे थे। एग्जीक्यूशन, अगर आप संघीय ढांचा को अगर आप समझेंगे, जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारे देश का होता है उसको अगर आप समझेंगे, तो एग्जीक्यूशन अथॉरिटी जो होती है या जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी होती है वो पूरी तरीके से राज्य सरकार होती है। राज्य सरकारों को आप केंद्र से आप ये ले आए, बट उसके बाद इसकी टेंडरिंग की प्रोसेस, उसको एग्जीक्यूट करना, उसका निर्माण करना, ये तमाम चीज़ें में राज्य सरकार की एक अहम भूमिका होती है। मैंने कई बार इस विषय पर मैंने पत्र भी लिखा था कि टेंडरिंग की प्रक्रिया 2-2 बार निरस्त की गई है। और उसका क्या कारण है ये समझ के परे है। भाई, एक जनरल प्रैक्टिस रहती है कि अगर एनलवान को किसी वजह से अगर आप नहीं टेंडर देने में
या वो टेंडर लेने में अगर कैपेबल नहीं है तो L2 को जाता है। बट ये बार बार इन्होंने टेंडरिंग की पूरे प्रोसेस को इन्होंने निरस्त किया और उसको दोबारा टेंडरिंग में उन्होंने डाला, और जिसमें काफ़ी समय बीतता है। फ़िलहाल ये मामला हाई कोर्ट में गया है और हाई कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश संभवतः आ चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ कि अब कम से कम ये प्रोसेस की शुरुआत जल्द होगी। इतना मैं ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें राज्य सरकार के द्वारा कई अड़चनें उत्पन्न करने का प्रयास ज़रूर किया गया है, फॉर रीज़न्स अननोन। मुझे नहीं पता कि क्या कारण है, क्यों। या तो चिराग पासवान की कॉन्स्टिट्यूंसी है, या चिराग पासवान का लाया हुआ ये मेडिकल कॉलेज है, इसलिए इसमें जितनी बाधाएं हों उत्पन्न की जा सके। शायद ये रवैया हो सकता है राज्य सरकार का, स्थानीय प्रशासन का। बट इतना विश्वास ज़रूर दिलाता हूँ कि जिस नेक सोच के साथ, उम्मीद के साथ मैं इस मेडिकल कॉलेज को लाया हूँ, पूरी तरीके से इसको धरातल पर उतार कर सुचारू रूप से इसको चालू करवाने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं मेरी है, और अपने इसी शासनकाल में इसको पूरा करवाऊँगा। सर अभी यूरिया का शॉर्टेज हो रहा है, और बहुत ज़्यादा इसके कारण किसानों को दिक्कत हो रही है। जमुई में लाइन में लगते हैं, आते ही ख़त्म हो जा रहा है ये प्रॉब्लम। भाई ये पूरे प्रदेश भर में आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। जिस तरीके से यूरिया शॉर्टेज का जिक्र आप कर रहे हैं, ये पूरे प्रदेश भर की समस्याओं में शामिल है। जैसा मैंने कहा कि एक सांसद के तौर पर मेरी अपनी सीमाएं हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। राज्य सरकार को उस पर उचित फैसला लेने की ज़रूरत है, पर राज्य सरकार का रवैया इन तमाम विषयों पर, ख़ास तौर पर जो गरीबों से, जो किसानों से, जो युवाओं से जुड़े हुए जो ऐसे विषय होते हैं, उस पर राज्य सरकार अधिकांश बार हम लोगों ने देखा है कि उदासीन रवैया रखती है। संभवतः इस पे भी उनका वही रवैया है जिसकी वजह से किसानों को मौजूदा परिस्थितियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी शिक्षा मंत्री जी जो विजय चौधरी हैं, वो भी कल जमुई में सिमुतल्ला स्कूल आ रहे हैं। पर अभी एक रिसेंट रिपोर्ट में पता चला है कि 100 स्टूडेंट पे एक टीचर वाले स्कूल जमुई में 209 हैं। ये तो काफ़ी मतलब शिक्षा जो हमारे सीएम सर का है कि शिक्षा हम बहुत आगे लेके चल रहे हैं, तो इस पे तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा डेंट है। नहीं, कौन कहता है कि शिक्षा आगे लेके चल रहे हैं। बिहार में अगर आप शिक्षा का अगर आप स्तर देखेंगे तो मुझे लगता है कि देश भर में जितने देश हैं, सबसे निचले पायदान पर बिहार आएगा। और ताज्जुब मुझे इसी बात का होता है, और आक्रोश भी मुझे इसी बात का है कि भाई हमारा प्रदेश हमेशा जाना जाता है सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर्स देने के लिए। डॉक्टर्स अभी भी आप देश भर में चले जाएं तो जितने भी बड़े पद हैं उसमें बिहार से निकले हुए ही डॉक्टर्स हैं। उसके बावजूद बिहार में शिक्षा की इतनी बदहाल परिस्थिति है। टीचर्स की उपलब्धता के बारे में आपने बात किया, मैंने जैसे मैंने डॉक्टर्स के बारे में कहा, वैसा ही मैं इस बारे में भी मैं कहूँगा कि कई बार हम लोगों ने इस विषय को हम लोगों ने दिशा की बैठक में भी हम लोगों ने उठाया है कि शिक्षक को की उपलब्धता उस तरीके से नहीं है, या फिर पर स्टूडेंट जिस तरीके से शिक्षक का जो रेशो होना चाहिए, स्टूडेंट टीचर रेशो जो होना चाहिए, उस तरीके से उस अनुपात में वो रेशो नहीं है। कई बार मौजूदा शिक्षा मंत्री, इससे पूर्व में भी जो शिक्षा मंत्री थे, उनके संज्ञान में भी कई बार हम लोगों ने इस विषय को दिया। राज्य सरकार हमेशा टीचर्स का अभाव कहकर कि उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, ये कहकर अपने हाथ खड़े करती है। बट कहीं ना कहीं इसका असर हमारी अगली पीढ़ी पर, बच्चों पर पड़ता है। यही तमाम विषय हैं जिसके लिए हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का निर्माण हम लोगों ने किया। क्योंकि बिहार में, और ये स्थिति सिर्फ जमुई में है ऐसा नहीं है, बिहार के किसी भी ज़िले में आप चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, अस्पताल की वही बदहाल परिस्थिति देखने को मिलेगी, स्कूलों की वही बदहाल परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। ना शिक्षक होंगे, ना भवन निर्माण उस तरीके से होगा, ना बच्चों को पढ़ने के लिए कोई सुख सुविधाएं होंगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विकास के दावे करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा खोखलापन इन्हीं मापदंडों पर देखने को मिलता है। और यही कारण है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर, और मेरी पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की हर नीति का विरोध करती है, क्योंकि उनकी नीतियाँ बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर नहीं जा रही। और जब आप विकास की बात करते हैं, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार देना और भ्रष्टाचार मुक्त करना सबसे बड़े पैरामीटर्स हैं जिसको आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है, जो इस पर नीतीश सरकार पूरी तरीके से विफल है। हम लास्ट 2 सवाल लेंगे यहाँ पे चिराग सर से कि सर 2014 से अगर बात करें तो आप पे एक लगता है कि 2014 से आपने सबसे कम, अगर देखा जाए कि अगर किसी क्षेत्र में कम काम हुआ है तो वो
क्या होगा 2014 से लेकर अभी तक की अगर बात करें तो आपके कार्यकाल में जमुई क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो? भाई अगर आप मेरे कार्यकाल की बात करें, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि मैंने हमेशा, और जब मैं पहली बार भी जब मैं सांसद बन के आया था 2014 में, उस वक्त भी मैंने इस बात को कहा था कि मेरी लोकसभा को चौमुखी विकास की ज़रूरत है। और मैं इस बात को मानता हूँ कि भैया आप किसी एक क्षेत्र का विकास करें और आप सोचें कि आपने प्रदेश को या अपने लोकसभा को विकसित कर दिया, संभव नहीं है। सबसे पहले मैंने मूलभूत ज़रूरतों के विकास को मैंने प्राथमिकता दी। 2014 से पहले अगर आप जमुई की आप सड़कें देखेंगे, आप ख़ास तौर पर गांव को जोड़ने वाली सड़कें अगर आप देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी। भले वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हो या राज्य सरकार से तालमेल साध कर हो, तो उन सड़कों के निर्माण पर मैंने बहुत अपना ध्यान केंद्रित किया, बहुत प्राथमिकता उसको रखी। लक्ष्य लेके चला कि 100% जमुई विद्युतीकरण से जुड़े, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बिहार के जमुई के हर एक गाँव में आए, ये लक्ष्य मैं लेकर मैं चला। इसमें हम लोग काफ़ी हद तक हम लोग सफल हुए। आज की भी तारीख में मैं इस बात को मैं मानूंगा कि लगभग 95% के आसपास जमुई में गांव ऐसे हैं जो कि विद्युतीकरण से जुड़ गए हैं। तो ये मूलभूत ज़रूरतों से मैंने शुरुआत की। इसके अलावा कई ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जिसको लाने में मैं सफल रहा, जिसमें मेडिकल कॉलेज जिसका जिक्र आपने किया वो एक है। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खुलवाने की बात हो, मेरे लिए आश्चर्य की बात थी, ताजुब की बात थी कि भाई 25 साल हो गए जमुई को ज़िला बने हुए और अभी तक एक केंद्रीय विद्यालय हमारे ज़िले में नहीं था। तो केंद्रीय विद्यालय खुलवाने की बात हो, पासपोर्ट ऑफिस खुलवाने की बात हो, या फिर यहाँ पर FCI का जोनल ऑफिस खुलवाने की बात हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैंने अपनी प्राथमिकता पे रखा। कई ऐसे कार्य हैं जो कि अभी भी करने बाकी हैं, बट कई ऐसे कार्य हैं जिसमें राज्य सरकार या जिला प्रशासन का हम लोग को सपोर्ट नहीं मिलता। राजनीतिक कारण है, क्योंकि मैं विपक्ष में हूँ, ये भी कारण है कि हम लोग को उनका समर्थन बिल्कुल नहीं मिलता और धारा के विपरीत जाकर इन कार्यों को करने का हम लोग को प्रयास करना पड़ता है। बट बहरहाल प्रयासरत हूँ, संकल्पित हूँ कि जमुई को विकसित जिलों की श्रेणी में लेकर आना है मुझे बिहार में, और उसी दिशा में कार्य कर रहा हूँ। काफ़ी हद तक हम लोग ऊपर आए हैं। नीति आयोग की अगर आप रिपोर्ट देखें तो 99वें पायदान पर जमुई होता था, 9वें पायदान पर हम लोग जमुई को लेकर आए हैं। तो ये एक बड़ी छलांग हम लोग विकास की राह पर हम लोग लगा पाए हैं। एक और डेटा आया था इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, तो जमुई 4th पोजीशन पे है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जी, तो वो भी काफ़ी अच्छा न्यूज़ है जमुई के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि मैं संकल्पित हूँ, प्रयासरत हूँ कि अपने रहते रहते जमुई को विकसित, और चाहूँगा कि बिहार का सबसे विकसित ज़िला जमुई बने, उसी दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये हमारे साथ थे सांसद चिराग पासवान। मैं विशाल पुष्ने, जादुई जमुई से। थैंक यू।